हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शिवम शुक्ला फिजिक्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने है सॉल्यूशन ऑफ ISCSE एग्जामिनेशन 2025 फिजिक्स का पेपर। आज आप देकर आए, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा होपफुली आपका। इसके डिस्कशन के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के पेपर का सेक्शन ए फिजिक्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज एक्टिंग अपॉन बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। टू इक्वल एंड अपोजिट, टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इफ दिस इज F, दिस इज ऑल्सो F, नॉट अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। दोनों फोर्सेस सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। द बॉडी विल बी, कोई भी बॉडी है हमारे पास, if two forces are applied in equal amount and in opposite direction and the line of action is not same, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी नहीं है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी नहीं है। सो इन दिस केस देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रिमेन्स स्टेशनरी, बॉडी हमारी स्टेशनरी रहेगी। क्या आप जरा देखो, एक फोर्स ऊपर से लगाओ, दूसरा फोर्स नीचे से लगाओ, तो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी। रोटेट करेगी मतलब कौन सा मोशन होगा इसमें, रोटेशनल मोशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिमेन स्टेशनरी, ये तो गलत हो गया। सेकेंड, हैव ओनली रोटेशनल मोशन, हाँ रोटेशनल मोशन तो हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हैव ओनली रेक्टिलिनियर मोशन, क्या बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही, नहीं। नेक्स्ट, हैव बोथ रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, बताना है हमें कौन सी इनमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क, आप जानते हो वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। द राइट आंसर इज मूवमेंट ऑफ कपल, टॉर्क दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ कपल इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को जब आप जलाते हो तो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी, कैंडल का जो मटेरियल है उसमें कुछ केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल से हमें थोड़ी देर बाद क्या मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, और क्या मिलती है, थोड़ी सी हीट के फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है, मतलब थर्मल रेडिएशन भी हमें मिलता है। तो इट्स राइट आंसर इज केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। एक ऑप्टिकल मीडियम है मीडियम 1, ये दूसरा ऑप्टिकल मीडियम है। रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जब भी आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूछा गया है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। आपको पता है रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन होता है इफ मीडियम इज चेंजिंग, द लाइट रे बेंड होती है लाइट। पहला ऑप्शन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, स्पीड ऑफ द वेव। तो इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, कौन सा आंसर है जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी नॉट चेंज को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी। कौन सा आंसर है, फ्रीक्वेंसी, एंड द अदर थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमें बताना है कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें दे रखी हैं फॉलोइंग, उसमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो इसमें देखिए गामा रेज, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद माइक्रोवेव्स। तो इसका तो पहला ही आंसर हमें क्या मिल गया, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपने यही मार्क किया होगा। आप अपने कमेंट करके अपना राइट आंसर बताइए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ लीवर। होपफुली आपके पास टेस्ट पेपर है, आज आप एग्जाम देकर के आए हैं। इफ समथिंग इज नॉट क्लियर तो आप टेस्ट पेपर में भी देख सकते हैं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ भी हम आपको लिंक में डिस्क्राइब कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फॉर अ लीवर, अ ग्राफ इज प्लॉटेड विद
लोड ऑन वाई एक्सिस लिखा हुआ है, हमें ग्राफ बनाना है किसका किसका, लोड का और एफर्ट का, एफर्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं, हमारा ग्राफ जो भी बनेगा, हमारा जो ग्राफ हमें बनाना है वो किसके बीच में बनाना है ग्राफ, जो हम ग्राफ बनाएंगे वो y और x एक्सिस में, y में क्या लेने के लिए बोला है, y एक्सिस में, y एक्सिस में बोला हुआ है कि y एक्सिस में क्या लो आप, लोड ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस में आपने लोड लिख लिया, और एफर्ट ऑन x एक्सिस, एफर्ट लिया किसमें, x एक्सिस में लिया, x एक्सिस में एफर्ट लिया, y में आपने लोड लिया। पूछा हुआ व्हेन, विच पूछा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप बताइए कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होता है, y बाई एक्स। ग्राफ का स्लोप क्या होता है, y बाई एक्स होता है। तो y में क्या लिखा हुआ है, लोड, और x में क्या रिप्रेजेंटेड है, x में क्या रिप्रेजेंटेड है, x में हमारे पास रिप्रेजेंटेड है एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट। अब आपको कुछ याद आया होगा कि लोड अपॉन एफर्ट इज समथिंग, कौन सी क्वांटिटी होती है, बिल्कुल सही, अगर आपने टिक कर दिया है मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, इस स्लोप का जो ग्राफ होगा वो हमें क्या देगा, इस स्लोप का जो ग्राफ है वो हमारे को आंसर में देगा कि मैकेनिकल एडवांटेज, MA। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कितना देखने में लग सकता है, इट्स वेरी ट्रिकी बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा भी अगर आपने रिकॉल कर लिया कॉन्सेप्ट तो, फॉर अ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, इमेज का फॉर्मेशन दे रखा है I:O, इमेज इज टू ऑब्जेक्ट साइज का रेशियो दिया गया है हमारे को 2:5। देन द ऑब्जेक्ट इज, तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, देन द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। तो आपको पता है ऑलरेडी, वी हैव डन, आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी सेवरल पोजीशंस होती हैं, फोकस F, उसके बाद 2F। फर्स्ट केस होता है जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को पोजीशन करते हैं बियॉन्ड 2F। नेक्स्ट केस इसका हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट F। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं जब हम बिटवीन F और 2F के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट को पोजीशन करते हैं। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहां पर पोजीशन करते हैं, F पर, फोकस पर। एंड नेक्स्ट केस होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको दिया गया है कि जो इमेज है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को आप देखिए, जज करिए। I और O में रेशियो क्या है, 2:5 का रेशियो है, मतलब इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट बड़ा है, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज मिल रही है। इमेज छोटी मिल रही है मतलब इमेज छोटी कहां पर मिलती है, आपने याद किया हुआ है, बहुत टाइम्स प्रैक्टिस किया हुआ है, जब हमारे ऑब्जेक्ट को हम 2F के बाहर रखते हैं, मतलब बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इट्स राइट आंसर इज बियॉन्ड 2F। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, बियॉन्ड 2F। तो इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट टाइम टेकिंग। बिल्कुल आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही तुरंत आपको क्लिक किया, अच्छा ये दिया गया है 2:F रेशियो दिया गया, तो बियॉन्ड 2F हमारा आंसर होगा। इट्स नॉट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन बट इट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द अवर दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, A ray of light is incident normally on the face of equilateral prism। अब आपको प्रिज्म एक दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म की खास बात क्या होती है कि इसका ईच एंगल कितना होता है, बताइए। आप लोगों ने लिखा हुआ है, कमेंट में रिप्लाई करेंगे आप लोग पॉज करके। ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल है, इसका मतलब जो प्रिज्म एंगल हुआ वो कितना हो गया, 60 डिग्री, इतना हमें दिया गया है। द रे गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेकेंड सरफेस में क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस, टोटल डेविएशन हमें बताना है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, आपको इसमें बस क्वेश्चन पढ़ने के टाइम अटेंटिव होकर के क्वेश्चन पढ़ना है, फोकस्ड होकर के, बहुत जल्दबाजी में हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्किप नहीं करने हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, तो जो रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई, मतलब अलोंग द नॉर्मल।
तो आप नॉर्मल क्या होता है, पहले नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे ही नॉर्मली इंसिडेंट हो गई, और नॉर्मल अगर इंसिडेंट हुई होगी तो फिर आगे सीधे चली गई होगी रे। और इसके बाद फिर यहां आने के बाद में क्या कह दिया इसने, कह दिया कि अब ये जो रे है वो वापस नहीं जा रही है, TIR का फेनोमेनन हो रहा है, द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड, तो इस पे नॉर्मल बनाया और जो रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, बट वी डोंट नीड एनी सच काइंड ऑफ डायग्राम, हमारे को ऐसा कुछ बड़ा बड़ा डिफिकल्ट सोचने की जरूरत इस क्वेश्चन में थी ही नहीं, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ MCQ, तो उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ना है हमारे को कि कैसे करना है इसको, देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रे इंसिडेंट हुई है नॉर्मली, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू 0, बिकॉज जब भी थीटा, व्हाट इज आई, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल के अलोंग हमारे को थीटा की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या मिलती है, 0। पूछा गया है बताओ टोटल डेविएशन, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ए, मतलब आई कितना दिया गया 0 प्लस 60, प्रिज्म एंगल कितना है 60 डिग्री, बिकॉज ट्रायंगल जो हमारे को प्रिज्म दिया है वो कौन सा है, इक्विलेटरल, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज व्हाट, आपके पास आंसर मिल गया क्या, देखते ही 60 डिग्री। तो कितना टफ क्वेश्चन था ये, आप करके आए हैं होपफुली बहुत ही सही। आप अपने कमेंट में रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ क्लोज सर्किट कंटेनिंग अ बल्ब एंड अ सेल, the electromotive force E and the terminal voltage V is related as, it's also very popular formula, it's very popular formula। कुल मिलाकर हमसे पूछा गया रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, और आपने बहुत बार याद किया है कि EMF E इक्वल्स टू V प्लस IR, तो यहां से आपको इक्वेशन दिख रही है क्या, V इक्वल्स टू E माइनस IR, V इक्वल्स टू E माइनस IR, आपके सामने ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, अ मेटल पीस ऑफ मास 5 ग्राम, एक मेटल की पीस है, उसका मास दिया गया, कितना मास दिया गया, 5 ग्राम। थर्मल कैपेसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.5 जूल केल्विन इनवर्स, थर्मल कैपेसिटी दे रखी है। अब आपको पता होता है कि थर्मल कैपेसिटी क्या चीज होती है, थर्मल कैपेसिटी जो है इट इज डिफाइंड फॉर द होल बॉडी। इफ द मास ऑफ द मेटल इज ट्रिपल्ड, मास को क्या कर दिया, पहले मास कुछ था, अभी मास को जो हमने पहले वाले मास का ट्रिपल कर दिया, मतलब 15 ग्राम कर दिया मास, कोई दिक्कत नहीं। देन इट्स स्पेसिफिक हीट विल बी, अब पूछा, देखो बात कितनी करी इन्होंने, बात कहां से लेकर कहां गए और आखिरी में खत्म कहां कर दी, जहां से शुरू की थी। पूछा क्या, पूछा है बताओ स्पेसिफिक हीट, एंड यू ऑलरेडी नो स्पेसिफिक हीट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर, ये तो चेंज नहीं होती ना, क्वांटिटी को कम और ज्यादा करने से, मास को बढ़ाने से घटाने से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बदलती नहीं, इसका मतलब ये जितनी पहले थी उतनी अभी भी रहेगी, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो आप डायरेक्टली इसको ना यूज करके डायरेक्टली यहां से भी अपना आंसर निकाले होंगे। क्या आपको पता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी H इक्वल्स टू M इंटू S, वो कितना दे रखा है 2.5, M की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, S इक्वल्स टू 2.5, तो यहां से आपको पता चल गया क्या, आपका आंसर आपके सामने दिख रहा है कि S इक्वल्स टू व्हाट, कि S की जो वैल्यू है वो कितनी है, मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूं, M इज 5, सो S कम्स हियर 2.5 अपॉन 5, सो दिस इज 0.5। सो आप देखिए कौन सा आंसर आपका सही है, होपफुली आपने भी मार्क किया हुआ है कौन सा, चौथा पार्ट, डी पार्ट 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, assertion and reason based question, as the level of water in a tall measuring cylinder kept under running tap rises, बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, उसमें रनिंग टैप है, पानी चालू है टैप में, जैसे आपके घरों में होता है कि वेसल में पानी भर रहा है, बाल्टी रखी नीचे से पानी, उसमें आप वेसल टैप आपने ऑन कर रखा है, तो बाल्टी जो है वो क्या हो रही है, फिल होती जा रही है बाल्टी। तो वही यहां पर भी बोला जा रहा है कि टैप इज ऑन, द लेवल इज राइजेस, जो वाटर लेवल है वो राइज होता जा रहा है। द पिच ऑफ द साउंड इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, बोल रहे हैं कि जो पिच है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती हो जाएगी। तो इसका आंसर तो बिल्कुल आपने होपफुली कॉमन सेंस के बेसिस पर भी सही कर दिया होगा। क्यों? बिकॉज पहले क्या था, पहले वाले केस में क्या था, पानी इतना भरा था, थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पानी का लेवल और बढ़ गया और बढ़ गया। तो पहले जो साउंड आ रही थी उसको ट्रेवल इतनी डिस्टेंस करनी थी, अभी जब ये भर गया तो इसको ट्रेवल कितना करना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना। तो अब जो ये वाइब्रेशन है थोड़ा सा तेजी से होंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पिच, तो पिच भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें पहले लिखा हुआ है, पहले वाले असर्शन में क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट की पिच इंक्रीजेस, तो ये वाला जो असर्शन है वो कैसा हुआ, सही हुआ। कमेंट में आप भी रिप्लाई करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। रीजन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज इनवर्स। अभी आप यहां क्लियरली देख पा रहे हैं क्या कि जैसे जैसे ये लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, किसकी, ये जो एयर कॉलम है लेंथ कम हो रही है। पहले कितनी थी लेंथ, इतनी, अभी कितनी बची है, इतनी लेंथ बची है। तो लेंथ के कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, लेंथ के कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो क्या वही लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम। यस, तो ये भी कैसा है, सही है। और अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं हम। पहले लिखा है बोथ एंड ए आर राइट, यस दोनों के दोनों सही हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका पहला ही आंसर हो गया हमारे सामने, क्या, ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच ऑफ द सब्सटेंसेस गिवन बिलो इज सस्पेंडेड विद सेम अमाउंट ऑफ हीट, विच वन विल अटेन द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब हमारे को देखो, अब आपको लग सकता है क्या सर यहां तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स में केमिस्ट्री कैसे आ गई, पढ़ते हैं। अब पढ़ने से आपको पता चला, अच्छा लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, ये तो सब नाम लिखे हैं, लेकिन ये नाम लिखे हैं केमिस्ट्री के लिए नहीं लिखे हैं नाम, ये नाम लिखे हैं फिजिक्स के लिए। इनके प्लेस पर वो एबीसीडी लिखता तब भी सेम होता करने का तरीका। हमें तो स्पेसिफिक हीट दिख रही ना जो हमने पढ़ रखा है। इट मींस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आवर थर्मोडायनेमिक्स। हीट का क्वेश्चन है हमारे, तो देखते हैं। देखो ये हीट में स्पेसिफिक हीट क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है। किसी को नहीं भी उस टाइम अगर याद आया तो ये जो यूनिट लिख रखी ना उन्होंने, वो पूरा का पूरा हमें इशारा कर रही है कि तुम जल्दी से आंसर सही कर दो। कैसे सही करना है आंसर, देखते हैं जरा। इसमें क्या लिखा है, यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देने वाले हो वो ये वैल्यूज हैं। तो आप देखोगे क्या, जिसमें सबसे कम हीट देनी है, जिसमें सबसे कम जिसकी स्पेसिफिक हीट जितनी कम होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाना उतना ज्यादा ही आसान होगा। तो आप आउट ऑफ द फॉलोइंग जरा चेक करो। इसमें क्या लिखा है 0.0, इसमें क्या लिखा है 0.2, इससे बड़ा हो गया। इसके बाद इसमें 0.0, तो इन दोनों डिजिट्स को देख लेते हैं, 0.03 और 0.09। उसके बाद 0.1 आ गया, तो ये वाला तो लास्ट में चला गया, ये भी बड़ा हो गया। 2 ऑप्शन है, इनमें से आप देखिए कौन सा स्मॉलर नंबर है, 0.03 और 0.09। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर बचा वो कौन सा बचा, करेक्ट आंसर ये लेड वाला। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, लेड। तो इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग इट्स ऑल्सो अ गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमारा सब कुछ सेलिना पर बेस्ड पूरा का पूरा टेस्ट पेपर था और एज यूजुअल एवरी टाइम ऐसा ही होता है। द फॉलोइंग फिगर शोज a small bar magnet falling freely through a copper ring for the observer at the direction of the induced current will be। अगर आपको इसके डायग्राम में विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो आपके पास ऑलरेडी टेस्ट पेपर है, उसमें से आप देख सकते हो, अदरवाइज इट्स पीडीएफ विल बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, ये कॉपर की रिंग है, डायग्राम तो दिख ही रहा है, और एक ऊपर से बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का अपर एंड साउथ है और नीचे वाला एंड नॉर्थ है। अब ये बार मैग्नेट ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो क्या होगा, बोल रहे हैं कि बताओ इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी तो उसकी डायरेक्शन बताओ। ये क्वेश्चन की बात तो अलग है। जैसे ही आपने देखा तो आपके माइंड में कुछ याद आया, कोई लाइट जली होगी। कौन सी बत्ती जली, ये बत्ती जली होगी कि अगर मैग्नेट पास आ रहा है इस कॉइल के तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने से कोई लॉ याद आया आपको, फेराडे का नाम सुना आपने, फेराडे की कहानी याद आई, फेराडे लॉ याद आ सकता है आपको। और क्या याद आ सकता है, लेंज लॉ याद आ सकता है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फिर फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करता है, उसके लिए एक ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ को किस नाम से जानते थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसी का कॉज जो थी उसी का ही नाम था इंड्यूस्ड करंट। तो हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, इंड्यूस्ड करंट की जानकारी देनी है। बिल्कुल देते हैं। तो ये जो फ्लक्स चेंज है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस अकॉर्डिंग होता था,
इट अपोजेस द चेंज इन द फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज होना किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ये मैग्नेट नीचे आ रहा है, तो फ्लक्स चेंज को रोकना है तो इस मैग्नेट को नीचे आने से रोकना है। तो इस मैग्नेट को नीचे आने से रोकने के लिए क्या होगा? करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे मैग्नेट ऊपर हो, और मैग्नेट को ऊपर रखने के लिए पोलैरिटी इसमें आएगी। तो ये जो इसका अपर फेस है रिंग का, उसका जो पोलैरिटी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो आपको दिख रहा है कि ये नॉर्थ है, तो ये वाला फेस भी कैसा होना चाहिए? ये वाला फेस जो होगा इस कॉइल का कैसा बनना चाहिए? नॉर्थ बनना चाहिए। जब हमारा बार मैग्नेट नीचे आ रहा है तो उस टाइम यहां पर अगर ये नॉर्थ हो गया तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो इट विल अपोज टू मूव द बार मैग्नेट डाउन। तो डाउन करने से इसको रोक पाएगा ये। अब आपको ऑलरेडी पता है, याद आ गया होगा आपको क्या, कि नॉर्थ में डायरेक्शन कैसी होती है। यहां पर एक ऐसे एरो लगाया था आपने, एंड यहां था तो यहां एक ऐसे एरो लगाया था। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हुई? ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई है, एंटी क्लॉकवाइज? ये डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब क्या हुआ कि जब ये हमारा बार मैग्नेट नीचे आ रहा है उस टाइम में आपको जो इसमें करंट फ्लो होती दिखेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद क्या होगा? जब ये बार मैग्नेट नीचे आने लग जाएगा, तो जब नीचे आने लग जाएगा तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? और फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से फैराडे आ जाएंगे, फिर से लेंज लॉ आ जाएगा। तो फ्लक्स में चेंज होने को रोकना है, तो उसको रोकने के लिए क्या होगा? अब इसको नीचे आने से रोकना है। अब नीचे आने से रोकना है तो फिर फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन? अब नीचे लाने से रोकना है, तो जब नीचे लाने से रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो अगर ये पोलैरिटी साउथ हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसको कैसा बनना चाहिए? फिर तो नॉर्थ बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? नॉर्थ बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? या फिर इतना दिमाग नहीं भी लगाया आपने कि नॉर्थ बनना चाहिए कि साउथ बनना चाहिए, कि क्यों नॉर्थ बनना चाहिए या फिर क्यों साउथ बनना चाहिए? तो एक तो कर लिया ना आपने। आपको टाइम अपना बचाना, बिकॉज दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। एक से किया और अगर एक साइड में, तो नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा? उसका रिवर्स ऑप्शन होगा। तो आप इसमें से देख लो, आपको देखने में आ रहा है क्या? एंटी क्लॉक, पहला वाला तो क्लॉकवाइज है, तो पहला वाला तो रॉन्ग ही हो गया। दूसरे वाले को देखो, एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आ रहा होगा तो उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी ना, तो बदलनी है पोलैरिटी। तो एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव एंड क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज बिलो। तो आप डायरेक्टली भी अपना टाइम बचा करके इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो। एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आता है तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि सर एक कॉइल है, हम कैसे बताएं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? बिकॉज किसी भी साइड का अगर यहां से देख रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, तो इसके पीछे साइड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हम ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? सर पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा और नीचे से क्लॉकवाइज होगा, या फिर एक क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर तो चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल है। आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद अपने कमेंट में इसका आंसर रिप्लाई करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए उसने कुछ बनाकर दिया है आपको, क्या? आपकी आंख। तो इस आंख में आप देख रहे हैं कि आप कहां से देख रहे हैं, आप झांक कहां से रहे हैं? आप देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहे हैं। दैट्स वाई हमने हमारा आंसर ये टिक किया हुआ है। अगर ये आंख नीचे बना दी गई तो आंसर रिवर्स हो जाएगा। आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल रटा है क्वेश्चन, देखते ही आपने टिक कर दिया सभी लोगों ने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर, टिक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मीडियम की डेंसिटी, बोलो। टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? जो डेंसिटी है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड कैसी हो जाएगी? जनरली ऐसा होगा, स्पीड कैसी हो जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। और जैसे ही स्पीड इंक्रीज कर गई तो मी इक्वल्स टू C/V से आप बता देना कमेंट में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। देख पा रहे हो आप डायरेक्टली कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल V बढ़ गया तो म्यू कम हो गया ना। तो इतना तो उसमें पूछा नहीं था, लेकिन ऐसा एनालिटिकल आपको एनालिसिस करना है क्योंकि आपके सामने आपका एग्जाम्पल आज का पेपर है कि इतना डायरेक्टली रटे रटाए चीजें हमारे क्वेश्चन में नहीं मिलती हैं हमें। तो पहला तो क्या हुआ? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है।
हाँ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने पूछा इफेक्ट नहीं, डिपेंडेंट नहीं, क्या पूछा इंडिपेंडेंट, तो ये तो हुआ नहीं आंसर। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरा क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आते हैं, उसके पहले वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात कर लो। वेवलेंथ ऑफ लाइट, अब वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर आप प्रिज्म वाला डायग्राम ही अगर आपको याद आ गया होगा कि विबग्योर तो सुन रखा है तुमने ना, विबग्योर पैटर्न मिलता है पूरा बैंड हमें, वॉयलेट नीचे से लेकर के ऊपर तक, विबग्योर ऐसे पूरा विबग्योर का पैटर्न मिलता है। डिफरेंट कलर की वेवलेंथ, डिफरेंट कलर की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है, तो वेवलेंथ अगर अलग होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग होता ही है ना, तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो एकमात्र बच्चा कौन सा जो आपका आंसर हो गया, कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आप डायरेक्टली भी इतना दिमाग नहीं लगाए होंगे, आपने तो तुरंत मार्क कर दिया होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज। फेज चेंज होना है, जैसे ही आया फेज चेंज होना है, आपने बहुत बार किया हुआ है कि फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दो होती हैं बातें, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या तो फेज चेंज होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। तो फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है तो पूछा है क्या क्या बताना है, किस पर डिपेंड करेगा। हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज डिपेंड्स ऑन मास, चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो किस पर डिपेंड करेगा हीट एब्जॉर्ब, तो आपको सीधे सीधे दिख गया, Q इक्वल्स टू ml, फॉर्मूला भी याद है आपको, तो किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। तो हमारे ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो गया, मास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आ गया। अभी तो किया था एक क्वेश्चन ना, दूसरा फिर से इन्होंने पूछ लिया, चलो देख लेते हैं इसको भी। इतना कठिन सवाल था, आपने होपफुली पूरा सही किया होगा। इक्वल्स टू V प्लस IR लिखा था ना अभी हमने, उसको दोबारा से भी लिख देता हूं। EMF of a cell is larger, greater, less or equal to the terminal voltage when the cell is in open circuit। बोला जा रहा है कि हमारा जो सर्किट है वो ओपन, अब जब सर्किट ओपन होगा तो सर्किट ब्रेक होगा, और अगर सर्किट ब्रेक है तो क्या उसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो नहीं होगी भैया, तो I की वैल्यू 0। जब I 0 है तो ये इक्वेशन चीख करके आपसे कुछ कह रही, क्या बोल रही इक्वेशन, ये इक्वेशन बता रही है कि ऐसे केस में हम तो E और V दोनों दोस्त बन जाएंगे, मतलब हम दोनों बराबर हो जाएंगे, हम दो नहीं रहेंगे, हम एक ही रहेंगे। तो आंसर आपके सामने, इसका आंसर क्या हो गया, इक्वल, मतलब E इक्वल्स टू V, EMF इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। इट इज ऑल्सो, आपने बिल्कुल मार्क कर दिया होगा मोर देन 1 बिना गलती किए। आपको इसका फॉर्मूला भी पता है, टर्न रेशियो का क्या फॉर्मूला है, टर्न रेशियो का जो फॉर्मूला है वो NS अपॉन NP होता है। NS फॉर सेकेंडरी कॉइल, दिस P फॉर प्राइमरी कॉइल। ये टर्न रेशियो का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। हमें पता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स आर मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, NS की वैल्यू ज्यादा है। न्यूमरेटर जब भी बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो हमेशा जो वैल्यू मिलेगी, एग्जांपल के लिए लिखता हूं मैं, अगर न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो उस केस में जो वैल्यू आने वाली है हमेशा ही 1 से बड़ी आएगी। तो इसका आंसर आपने तो टिक ही कर लिया। कितना टफ क्वेश्चन था आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द न्यूक्लियर रेडिएशन विद लोएस्ट आयनाइजेशन पावर इज। अल्फा बीटा गामा में आयनाइजेशन पावर सबसे कम किसकी होती है, किसकी होती है, गामा की होती है। गामा की क्यों आयनाइजेशन पावर सबसे कम है, रीजन के साथ आप इसको कमेंट करिए, पॉज करिए और अपना आंसर कमेंट करिए क्यों होती है। अब रीजन देख लेते हैं इसका, देखिए गामा देयर आर टू रीजन्स। क्यों दो रीजन्स है, कौन कौन से वो दो रीजन्स है, देखते हैं जरा। दो रीजन्स ये हैं कि गामा के पास एक तो मास नहीं है, दूसरी बात क्या नहीं है, इसके पास कोई चार्ज भी नहीं है, दैट्स वाई इसका आयनाइजेशन पावर इज वेरी लेस।